हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी के बारे में बोलेंगे ना। हाँ, तो 7 सितंबर से 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा, जो एक सामयिक यात्रा के रूप में इस देश में इतिहास बनाएगी, प्रारंभ करने वाले हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उस यात्रा के लिए आदरणीय डॉक्टर रागिनी जी को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है मध्य प्रदेश के संदर्भों में, और उस यात्रा के प्रभारी माननीय पीसी शर्मा साहब हैं। मैं अधिक आप लोगों के बीच गैप न करते हुए आदरणीय रागिनी जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वे आपसे रूबरू हों। नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में मैं पधारे हुए सभी प्रेस के साथियों का, मीडिया कर्मियों का, बंधुओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन मूल मुद्दे पर आने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कमर तोड़ महंगाई और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी को नियंत्रित करने में मोदी सरकार पूरी तरह से असफल रही है, पूरी तरह से नाकामयाब रही है। और मोदी सरकार की इसी विफलता को लगातार उजागर करने का काम, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम, सड़क से लेकर संसद तक जनता के हक और हुकूक की आवाज को उठाने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। और इसी संदर्भ में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीते हुए कल यानी कि 4 सितंबर 2022 के दिन दिल्ली में रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन हुआ, जिसमें न सिर्फ कांग्रेस के हजारों लाखों संघर्ष के साथियों ने, बल्कि देश के हर एक कोने, हर एक प्रांत, हर एक गांव, हर एक जिले से आए नागरिकों ने, जो कि देश में बढ़ती हुई महंगाई, आसमान छूती हुई बेरोजगारी और गरीबी के कारण परेशान हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, इस रैली में भाग लिया, हिस्सा लिया। और जनता की रोजमर्रा की जरूरत, रोजमर्रा के मुद्दों से जुड़ी हुए सवालों को पूछने की ये जो एक श्रृंखला चल रही है, उसी की अगली कड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूंगी सबसे मजबूत कड़ी भारत जोड़ो यात्रा है। और डंके की चोट पर मैं ये बात कहकर भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में जानकारी देना शुरू करूंगी कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी और संघ अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल यानी कि तोड़ो और राज करो की नीति का न सिर्फ प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, बल्कि नफरत, वैमनस्य और विभाजन को बढ़ावा देने के लिए, भाई भाई को आपस में लड़ाने के लिए तोड़ो और राज करो की नीति का प्रयोग पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। और मैं समझती हूं कि अगर आज इस देश में असल में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भारत की सामाजिक समरसता का, भारत के संवैधानिक मानकों का, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का, भारत के संघीय ढांचे का, भारत के सर्वधर्म समभाव का खंडन करने की साजिश रच रहा है, टुकड़े टुकड़े करने का काम कर रहा है, तो वो भाजपा और संघ गिरोह है। इसीलिए देश में अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है तो वो भाजपा और संघ है, और उनकी इसी नफरत भरी, वैमनस्यकारी, विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ जो आह्वान है वो भारत जोड़ो यात्रा का मूल मंत्र है। भारत जोड़ो यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी मैं आज की प्रेस वार्ता में बताना चाहती हूं। आज राहुल जी ने एक बहुत ही अच्छा ट्वीट किया और बड़ी खूबसूरत 2 पंक्तियां उन्होंने लिखी, जो मैं पढ़कर आपको जरूर बताना चाहती हूं कि लाखों रंग समेटे इंद्रधनुष का वेश है, लाखों रंग समेटे इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है।
तो देखिए, सब्ज बाग बहुत दिखाए गए थे। मोदी जी ने 2014 से जनता की आंखों में खूब धूल झोंकी, और यूं तो जरूरत नहीं है, हर किसी को मालूम है, क्योंकि सपने सजोए थे अच्छे दिन के, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के, सबका साथ सबका विकास, 15 लाख हर अकाउंट में, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, हर बड़े शहर को स्मार्ट सिटी, किसानों की आय को दुगना, हर किसी के लिए मकान, बुलेट ट्रेन, और इतनी लंबी फहरिस्त है कि पूरी प्रेस वार्ता उसमें निकल सकती है। पर वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो सपने इतने ऊंचे, हुआ बिल्कुल उसका उलट। तो ये उलटबासी क्या है कि आज देश में 3 तरह की सबसे बड़ी असमानता है जो कि देश को विभाजित करने, देश के टुकड़े करने के लिए प्रयासरत है। पहली असमानता है आर्थिक असमानता, यानी गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है। आज आर्थिक रूप से भारत 2 टुकड़ों में है, एक अमीरों का भारत है, एक गरीबों का भारत है। और मोदी जी की जुमलानॉमिक्स लगातार अमीरों के भारत को सुदृढ़ कर रही है और गरीबों को लगातार हाशिए पर धकेलने का काम हो रहा है। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहती हूं। कॉर्पोरेट टैक्स में मोदी सरकार 1.5 लाख करोड़ की कटौती करती है, कॉर्पोरेट टैक्स में 1.5 लाख करोड़ की कटौती, और आम जनता से 2.5 लाख करोड़ रुपया केवल फ्यूल टैक्स में वसूला जाता है। यानी कॉर्पोरेट जगत के लिए टैक्स में तक कटौती होगी और आम जनता 7.5 लाख करोड़ का टैक्स देगी। उद्योगपति घरानों की संपत्ति 1 साल में 30 लाख करोड़ रुपया बढ़ जाती है, 30 लाख करोड़। और CMIE की रिपोर्ट कहती है कि 84% भारतीय घरों की आय कम हो गई है। एक तरफ 30 लाख करोड़ की आय बढ़ रही है साल में, और 84% और भारतीयों की आय कम होती जा रही। लाखों करोड़ का लोन उद्योगपतियों का माफ हो जाता है, NPA हो जाता है। मोदी जी के नाक के नीचे से छोटे मोदी और तमाम ऐसे लोग पैसा चुरा के बैंक से भाग जाते हैं, और जनता पर लगातार GST थोपने का काम होता जाता है। यानी कि दूध पर, दही पर, पनीर पर, छाछ पर, रोज के खाने पीने वाली चीजों पर GST लगा दिया जाता है। और उसकी भी विडंबना देखिए कि आम आदमी पैदा होगा अगर, तो 5% GST देगा अस्पताल में, और बीमार होकर मरेगा तो भी 5% का GST देगा अस्पताल में। यानी कि जीने से लेके मरने तक टैक्स देता रहेगा, और हीरे के व्यापारियों पर 1.5% टैक्स लगेगा। यानी कि पैदा होने के लिए, मरने के लिए भी 5% टैक्स दीजिए, और यहां पर हीरो का व्यापार करने के लिए केवल 1.5% का टैक्स देने की आपको जरूरत है। कुछ चुनिंदा घराने हैं हमारे यहाँ उद्योगपतियों के, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट के, और कुछ लोग जो कि दुनिया में सबसे अमीर होने का दम भर रहे हैं। अच्छी बात है, सबसे अमीर हो रहे हैं। और वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101वें नंबर पर पहुंच रहा है। यानी एक तरफ सबसे अमीर व्यक्ति, और वो सबसे अमीर व्यक्ति सबसे बड़ा टैक्स पेयर नहीं है देश का, ये भी बताना चाहूंगी। एक तरफ सबसे अमीर व्यक्ति और दूसरी तरफ भारत भूखमरी में विश्वगुरु बनने जा रहा है। तो इस आर्थिक विभाजन की खाई को पाटने का काम ये भारत जोड़ो यात्रा करना चाहती है। बहुत जरूरी है कि यह असमानता जो देश में है इसे कम किया जाए। कहीं कोई 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो और कहीं किसी की साथ पुश्तें भी बैठकर खाएं, ये जो देश में दुभांति है इसे खत्म करने का काम भारत जोड़ो यात्रा करेगी। ये पहली असमानता है जिसके बारे में मैंने बात की। अब मैं दूसरी असमानता के बारे में भी बात करना चाहती हूं, जो है सामाजिक, यानी कि सामाजिक समरसता तार तार आज देश में है। सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव है, धार्मिक उन्माद उफान पर है। ये बहते पानी की तरह साफ बात है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, फिर भी मेरे पास तथ्य हैं। पर उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूं कि भारत की विविधता, भारत की बहुलता, भारत की गंगा जमनी तहजीब, जिसे हम कौमी एकता भी कहते थे, वही भारत की असली पहचान है, वही विश्व पटल पर भारत की शान है। अनेकता में एकता का नारा ही भारत को सबसे अलग और सबसे खास बनाता है।
और एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि चमन में इख्तलाते रंगे बू से बात बनती है, चमन में इख्तलाते रंगे बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो ये जो गुलदस्ता है किस्म किस्म के फूलों का और अलग अलग किस्म की सुगंधों का, ये भारत है। लेकिन आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग के नाम पर, खान पान के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर सिर्फ बांटने की राजनीति चल रही है। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल में 3200 से ज्यादा दंगे पूरे देश में हो चुके हैं। ये परिस्थिति देश में क्यों आई, एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भी खोजना है लोगों के बीच में जाकर। लोगों की मनःस्थिति क्या है इस परिस्थिति के बारे में वो भी टटोलना है लोगों के बीच में जाकर। महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं ये सवाल भी पूछना है। और ऐसे प्रदेश में जहां के मुख्यमंत्री अपने आप को मामा कहते हो, वहां पर गुना में एक आदिवासी महिला को जला दिया जाए, मैं समझती हूं इससे बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है। महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की समानता आज देश में मुझे लगता है कि एक ख्याल ही रह गई। अगर हम आदिवासियों की बात करें, हम दलितों की बात करें, जल, जमीन, जंगल के जो अधिकार हैं उनसे वंचित किया जा रहा है। पिछड़े वर्ग को निर्णय प्रणाली से जोड़ने का काम ये सरकार कर ही नहीं पाई। और अगर भारत में इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी तरह से बट रहा है देश, तो ऐसे में दुश्मन और मजबूत होता है। अभी कुछ दिन पहले की अखबारों में रिपोर्ट आई कि चीन ने, जो पहले कहते थे कि लद्दाख में करीब 1000 किलोमीटर वर्ग की जमीन पर कब्जा कर लिया है, अब सूचना मिल रही है कि वो 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हो गई। और कल ही रैली में राहुल जी ने बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि जब नफरत कम होगी, जब डर मिट जाएगा अंदर से, तभी भारत सही मायने में प्रगतिशील हो सकता है। एक डरा हुआ देश, एक बटा हुआ देश, एक नफरत से विभाजित देश कभी भी मजबूती के साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो ये जो समाज में तनाव है, समाज में बंटवारा है, सामाजिक रूप से, सांप्रदायिक रूप से देश जो बंट रहा है, उसे जोड़ने का प्रयास भारत जोड़ो यात्रा करेगी। और तीसरा, और मैं समझती हूं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, आज राजनीतिक दुभाती का भी है। संघीय ढांचे पर जो प्रहार हो रहा है, हमारे यहां क्या कहा जाता है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया ऐसा मुंह से आप खाएंगे तो मुंह ये तो नहीं करता है कि एक हाथ को मजबूत बना दिया, एक हाथ कमजोर है, कि भैया मुझे तो दाहिना हाथ पसंद है, ये मेरा है, बायां हाथ मेरा नहीं है। पर मोदी जी की तो मैं समझती हूँ ये खासियत है कि देश को इस तरीके से विभाजित करना। आज संवैधानिक अधिकार कुचले जा रहे हैं। संसद में मोदी जी चाहते हैं कि गांधी मूर्ति के नीचे खड़े होकर विरोध प्रदर्शन न किया जाए। संसद के भीतर हर वो शब्द जो मोदी जी से सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे असंसदीय घोषित कर दिया जाए, अनपार्लियामेंट्री। मोदी जी चाहते हैं कि विरोध और विसम्मति के हर स्वर को हलक में ही दबा दिया जाए। हर सवाल पूछने वाला देशद्रोही है, हर उंगली उठाने वाला पाकिस्तानी है, उन्हें कटघरे में खड़ा करने वाला हर आदमी चाइना का एजेंट है। तो भैया लाल आंखें तो चाइना को आप दिखाना चाहते थे, आज टमाटर इतने महंगे हैं कि वो हमें लाल आंखें दिखा रहे हैं। तो ये इस तरीके का जो आज देश में माहौल बनाया गया है, मीडिया, हमारे मीडिया के साथ ही बैठे हैं, मीडिया पर लगातार दबाव बनता है कि जो रोज की समस्याओं से जुड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा ना हो, चर्चा हो उन्मादी मुद्दों पर, भावनात्मक मुद्दों पर। असली समस्याएं जो जड़ मूल है, जो लोगों के दैनंदिन जीवन को प्रभावित करता है, उस पर बातचीत आज नहीं हो रही है देश में। और साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण धन बल चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए जिस तादाद में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी मुझे लगता है अद्वितीय है। और पहली बार देश में इस तरह से हो रहा है कि चुनी हुई आप सरकार में आए तो भी आपकी सरकार, आप ना आए तो भी आपकी सरकार, और हर तरीके से खरीद फरोख्त करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके सत्ता पर काबिज रहना है। और इसी के साथ साथ जो राजस्व की बकाया राशि है प्रदेशों को देने वाली,
खासतौर से मैं जीएसटी के एरियर्स की बात करूंगी, जो कि अब 10-10, 15-15 हजार करोड़ तक पहुंच गया है। जिन प्रदेशों में भाजपा शासित सरकार नहीं है, वहां जीएसटी एरियर के पैसे ही नहीं देते, और फिर सरकारों से कहते हैं कि पेट्रोल डीजल का वैट कम करिए। सरकार कहां से पैसा लाएगी? देश के कुल टैक्स का 62% केंद्र सरकार अपने पास रखती है, और देश भर के कुल खर्च का 62% राज्य सरकारों को वहन करना पड़ता है। तो जब ये सत्ता का केंद्रीयकरण हो जाता है, तो यही देखने को मिलता है, आप सफोकेट करते हैं फाइनेंशियली स्टेट्स को, और जब टीवी पर चर्चा होती है तो कहते हैं भैया कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कम कर लो, कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कम कर लो। ये नहीं बताएंगे कि छत्तीसगढ़ को 15,000 करोड़ रुपया अभी भी जीएसटी एरियर का नहीं दिया है, बकाया है। और मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार गिराई गई, ये भी सभी लोग जानते हैं। तो ये राजनीतिक रूप से जो लोकतंत्र पर और संघीय ढांचे पर प्रहार करके देश को बांटने का काम है, इसे भी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। ये सारी चुनौतियां, इनसे तभी निजात पाई जा सकती है जब भारत के लोग एकजुट हों, एक स्वर में बोले, कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर चलें। मैं ये भी जानकारी देना चाहती हूं कि करीब 150 सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, यानी नागरिक संगठन है, संस्थान है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दिया है। यानी कि भारत जोड़ो यात्रा जब चलेगी तो बीच बीच में ये लोग आएंगे, जुड़ेंगे, हमारे साथ चलेंगे, ये अपने मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे और इसका समाधान प्राप्त करने की भी हम कोशिश करेंगे। और जब राहुल जी चलेंगे हर गांव में, हर प्रांत में, हर शहर में, हर गली कूचे में, तो न सिर्फ आम जनता से बातचीत होगी, बल्कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तमाम राजनीतिक दल, इनसे संपर्क साधने और संवाद करने का भी प्रयास होगा। तो मैं एक बार जल्दी से दोहराती हूं, 4 मुख्य उद्देश्य हैं भारत जोड़ो यात्रा के। पहला उद्देश्य है एकता, एकजुटता। हर वो भारतीय, हर वो संगठन, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, हर वो संगठन, हर वो व्यक्ति जो संविधान के मूल्यों में और गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो। गांधी जी का रास्ता जो कहता है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने हैं, उन सबको एकजुट करना पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य जो मैंने बड़े विस्तार से आपको बताया कि जो आर्थिक विषमताएं हैं, जो सामाजिक विभाजन है और जो अत्यधिक राजनीतिक केंद्रीयकरण है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना। तीसरा उद्देश्य वर्तमान मुद्दों पर जनता के बीच में जाकर बात करना, क्योंकि अपने मन की बात जनता पर थोपना बहुत आसान है। आप बैठ जाइए टीवी पर और सब लोगों को संबोधित कर दीजिए, हो गया एक तरफा, वन वे ट्रैफिक। लेकिन जनता के मन की बात उन्हीं के बीच में जाकर सुनना, बिना किसी दबाव के, जनता की नब्ज टटोलना, जनता के आंसू पोंछना, उनके जख्मों पर मलहम लगाना, यही मुझे लगता है कि एक राजनीतिक दल का धर्म और कर्तव्य होता है एक लोकतंत्र में। तो वर्तमान मुद्दों पर जनता के बीच में जाकर चर्चा करना और उनका संभावित समाधान ढूंढना, ये तीसरा उद्देश्य है। और चौथा उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनेकता में एकता और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांतों को या उनके जरिए सामाजिक समरसता को दृढ़ करना। इसके अलावा प्रेस विज्ञप्ति जो आपको मिलेगी, उसमें भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित सारी विस्तृत जानकारी है, पर 5-6 चीजें जो मुख्य बिंदु है मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू होगी। ये करीब 3500 किलोमीटर की पद यात्रा है, यानी कि ये कोई हाइब्रिड यात्रा नहीं है। इसमें दुपहिया, तिपहिया, 4 पहिया वाहन का प्रयोग नहीं होगा। 3500 किलोमीटर करीब 150 दिन में 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज से ये यात्रा गुजरेगी। और वो कौन से राज्य हैं मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अंत में जम्मू। ये सारे प्रदेश हैं जहां से ये यात्रा होकर गुजरेगी। इस यात्रा में 118 भारत यात्री हैं।
जिनका चयन किया गया है, यानी कि राहुल जी के साथ मूल रूप से इस पूरी यात्रा को संपन्न करेंगे 118 भारत यात्री। भारत यात्री के अलावा ऐसे जो प्रदेश हैं जहां से यात्रा होकर नहीं गुजरेगी, वहां से प्रदेश यात्री आकर जुड़ेंगे उन जगहों पर जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है और जो उनके प्रदेशों से निकटतम स्थान है। जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आकर जुड़ेगा, हो सकता है उड़ीसा तेलंगाना में आके जुड़े, ऐसे तमाम राज्य जो छूटेंगे, असल में छूटेगा कोई राज्य नहीं, वो इस भारत जोड़ो यात्रा से वहां के प्रदेश यात्री आकर जुड़ेंगे। और इसी के साथ साथ जिस प्रदेश से यात्रा निकल रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी कुछ प्रदेश यात्रियों का भी चयन करेगी जो साथ में यात्रा में जुड़ेंगे। यानी 3 कैटेगरीज, 3 वर्ग हैं। भारत यात्री 118 जो पूरी यात्रा में चलेंगे, करीब 100 प्रदेश यात्री जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से चलेंगे, और 100 होंगे हमारे अतिथि यात्री जो कि दूसरे प्रदेश के हैं जहां से यात्रा नहीं आ रही है और वो मुख्य यात्रा से जुड़ेंगे। तो मूल रूप से हर समय करीब 300 यात्री इस यात्रा में रहेंगे। श्री पेरम्बदूर से 7 तारीख को सुबह पहले राहुल गांधी जी जाकर स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, उनको श्रद्धांजलि देकर ये इस कार्यक्रम की शुरुआत 7 तारीख से होगी। 3-4 बजे के आसपास 3 स्मारक हैं जहां पर राहुल गांधी जी जाएंगे। तिरुवल्लुवर स्मारक, विवेकानंद स्मारक और कामराज स्मारक। 4 बजे के बाद महात्मा गांधी मंडपम पर एक सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन होगा। सर्वधर्म प्रार्थना के पश्चात तिरंगे का हस्तांतरण होगा। जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, वो तिरंगा झंडा राहुल गांधी जी को सौंपेंगे और यही तिरंगा झंडा हमारी मूल पहचान होगी पूरे यात्रा में, और तिरंगे झंडे का परचम हम लहराते हुए इस यात्रा को ले जाएंगे। फिर एक छोटा सा मार्च होगा गांधी मंडपम से, जो एक पब्लिक रैली है वहां तक के लिए। करीब 5 से 6:30 बजे के बीच में एक जनसभा का, पब्लिक रैली का आयोजन होगा और उसके बाद 7 तारीख का कार्यक्रम समाप्त होगा। अगले दिन सुबह 7 बजे से पदयात्रा आरंभ हो जाएगी। इसमें मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि सुबह 7 बजे से लेकर 10, साढ़े 10 बजे तक करीब 15 किलोमीटर चलेगी यात्रा, जिसमें कि हम इन 300 मूल यात्रियों के साथ ये पदयात्रा करेंगे और अनौपचारिक रूप से लोगों से भेंट करते रहेंगे। जो तमाम संगठन के लोग हैं उनसे भी बातचीत होती रहेगी। 4 बजे के बाद हमारा मास मोबिलाइजेशन होगा, जिसमें कि हम अपेक्षा करते हैं कि 10-15 हज़ार, 20 हज़ार लोग हमारे साथ उस यात्रा में चलेंगे। और अंत में मैं 2-3 बातें कहकर, आज की प्रेस वार्ता बहुत लंबी हो गई, वो मोटो इतना लंबा होता नहीं है, पर जानकारी मैंने सोचा थोड़ी विस्तार से दूं। एक तो www.bharatjodoyatra.in पर ये हमारी वेबसाइट है, सारी जानकारी उपलब्ध है और हर बड़ा कार्यक्रम जो होगा उससे 3 दिन पहले जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। भारत का हर वो नागरिक जो इस यात्रा के साथ जुड़ना चाहता है वो आमंत्रित है। वो इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है, एक टोल फ्री नंबर भी बताया जाएगा, उस पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है और वो जुड़ सकता है। अगर उसके घर के बाहर से, प्रांत से, जिले से, शहर से यात्रा निकल रही है तो जुड़े। और यदि वो वहाँ नहीं जुड़ सकता है, वो अपने ही घर के बाहर 2 किलोमीटर चलना चाहता है, पर वो इन स्पिरिट जिसे कहते हैं कि मन से यात्रा के साथ जुड़ना चाहता है, वो भी रजिस्टर करा सकता है और वो भी अपना वीडियो बनाकर अपलोड कर सकता है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा और उसके सिद्धांतों के साथ हूँ और इसीलिए मैं ये पदयात्रा कर रहा हूँ। मैं यात्रा में नहीं आ पाया, पर मैं अपने घर के बाहर कर रहा हूँ या अपने जिले में कर रहा हूँ, अपने गाँव में कर रहा हूँ। और हमारे और जहाँ जहाँ पर जानकारियाँ उपलब्ध हैं वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। और अंत में मेरा आग्रह यही है, और मीडिया कर्मियों से भी है, कि जहाँ जहाँ सुलभ हो आपके लिए, और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश में यात्रा 16 दिन रहेगी, तो 16 दिन न सिर्फ कवर करें बल्कि हमारे साथ चलें भी, इस यात्रा के साथ जुड़ें, एक कदम बढ़ाएं समानता के लिए, एक कदम बढ़ाएं भाईचारे के लिए, एक कदम बढ़ाएं विकास के लिए, एक कदम बढ़ाएं बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं के लिए, एक कदम बढ़ाएं सर्वधर्म संभाव के लिए,
और एक कदम उठाएं महंगाई के खिलाफ, एक कदम उठाएं बेरोजगारी के खिलाफ, एक कदम उठाएं अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ, एक कदम उठाएं सांप्रदायिक तनाव के खिलाफ। और जब एक एक कदम साथ में उठता है, साथ में बढ़ता है, तो देश जुड़ता है। और यही हमारा नारा है, मिले कदम जुड़े वतन। अब इसी के साथ मैं पीसी शर्मा जी से ये ज़रूर अनुरोध करूंगी कि मध्य प्रदेश से जो यह यात्रा निकलेगी, क्या तैयारी है, क्योंकि वो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं इस यात्रा के, तो 2 शब्द मध्य प्रदेश की यात्रा के बारे में बोलें और उसके बाद मैं आप सभी लोगों के सवाल लूंगी, इस अनुरोध के साथ कि आज के सवाल केवल भारत जोड़ो यात्रा तक सीमित रहे। रागिनी नायक जी के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही विस्तृत तरीके से उन्होंने सब बात यहाँ पे बता दी है। और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि कल लाखों पूरे देश के रहवासी कांग्रेस कार्यकर्ता रामलीला मैदान पे मौजूद थे और एक सेंटेंस कहा था राहुल जी ने, और कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, चाहे वो कोर्ट्स हों, चाहे चुनाव आयोग हो, जितनी भी हो रहे हैं, और जिस तरह से उनका दुरुपयोग हो रहा, और ईडी 52 घंटे मुझसे पूछताछ की गई और मैं इससे डरने वाला नहीं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इन सब बातों के बाद, और जैसा रानी जी बताया कि लोकसभा और राज्यसभा में जो मुद्दे थे महंगाई के और बेरोजगारी के, ये उठाने नहीं दिए गए, कोई बातचीत नहीं करने दी, तो अब एक ही तरीका बच गया है कि जनता से खुद जाके मिलें। और इसलिए 7 तारीख को ये पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की होगी। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कल अपने भाषण में कि जो भारत की संस्कृति है जोड़ो, इसको बचाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये उसको बचाने की भी और नफरत खत्म करने की पद यात्रा है। मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, बुरहानपुर से में इसकी एंट्री 24 नवंबर होने की संभावना है, और बुरहानपुर से खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और अगर मालवा से तो ये राजस्थान में जाएगी। बुरहानपुर में इसकी एंट्री होगी 24 नवंबर को। उसके बाद खंडवा का क्षेत्र पड़ेगा, उसके बाद खंडवा जिला, उसके बाद खरगोन, इंदौर, उज्जैन और वहाँ से आगर मालवा, ये उसके बाद महाराष्ट्र में एंटर हो जाएगी। ये 382 किलोमीटर की यात्रा है, 16 दिन मध्य प्रदेश में यात्रा रहेगी। और इसके लिए हमने हर जिले में एक समन्वयक बनाए हैं, जिले के बाद ब्लॉक, विधानसभा और नीचे बूथ तक इसमें समन्वयक हम बना रहे हैं। इस पूरी यात्रा में जैसा रागिनी जी ने बताया कि 118 यात्री वहाँ से चलेंगे कन्याकुमारी से, जो पूरी यात्रा में रहेंगे, और 100 जो है अतिथि यात्री रहेंगे, मध्य प्रदेश में भी होगा, और 100 मध्य प्रदेश के यात्री रहेंगे बुरहानपुर से। इसमें हमने इस तरह का डिवीज़न किया है कि पूरे के पूरे जो हमारे 62 जिले हैं ये कवर हो जाएं, तो 20 से 25 लोग एक एक जिले के 4-4 जिले बना के वो करेंगे, जिससे 16 दिन के अंदर हर जिले को प्रतिनिधित्व मिल जाए। और इसके साथ एक चीज़ हमने और की है, हम सब यात्राएं निकाल रहे हैं। ये सब यात्राएं पूरे जिलों को कवर करेंगी, कुछ वरिष्ठ नेता उसके साथ चलेंगे, और रिले की तरह होगा कि एक जिले से निकले बालाघाट से तो सिवनी के बॉर्डर तक वो यात्रा जाएगी, बालाघाट की, सिवनी से जाएगी छिंदवाड़ा तक, छिंदवाड़ा से बैतूल, और उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग विधानसभा जो जिला अध्यक्ष, ये सब उसको करेंगे, और रिले की तरह संविधान के प्रति और झंडा दे के उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और आखिरी में जाकर वो इस यात्रा में बुरहानपुर से लेके आगर मालवा में वो कहीं न कहीं जुड़ जाएगी। तो इस तरह से पूरे के पूरे जिले और विधानसभाएं वहाँ पर ये होगा। इसके साथ एक मुख्य मुद्दा इसमें यह है कि एक AICC का पैम्फलेट
महंगाई, बेरोजगारी, इन सब का है। जो मध्य प्रदेश की जो दिक्कतें लोगों की हैं वो का दूसरा एक पैम्फलेट, ये सब बूथ पे हर एक घर तक पहुंचाने का काम हमारे मंडलम सेक्टर बूथ के लोग करेंगे। ये भी इसका एक पार्ट है, जो राहुल जी की बात घर घर तक पहुंचे, ये उसका कंसेप्ट है। और इस पूरी यात्रा में अपने यूथ को जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके भी स्टेट कोऑर्डिनेटर ने लिए हैं यूथ कांग्रेस से, ऐसे ही NSUI, महिला कांग्रेस, सभी चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो एक मुख्य भूमिका रहेगी वो सेवा दल की रहेगी, जो बुरहानपुर से लेके आगर मालवा तक वो पूरे 7 लोग चलेंगे। और जैसा रागिनी जी ने बताया कि 4 बजे के बाद एक पब्लिक इंटरेक्शन, लोगों से रास्ते चलते बात करेंगे, जो भी वहाँ पे होंगे रास्ते में, उन सब की भी बात उनसे कराई जाएगी। NGOs को भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, आर्मी पर्सन जो रिटायर हैं इनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। और कुल मिला के इस पूरी यात्रा में कुछ जगहों पर नुक्कड़ सभाएँ हो जाएंगी और एक बड़ी सभा इंदौर उज्जैन के बीच में, या उज्जैन में एक बड़ी सभा होगी, मेगा शो, वहाँ पे राहुल जी का भाषण होगा, मेगा रैली होगी जिसमें उनका और सभी नेताओं के वहाँ पे भाषण होंगे। और ये पूरी यात्रा में जैसे मैंने बताया पर डे के भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे, एक दिन के लिए हमने कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं। कुल मिला के ये बहुत बड़ा कार्यक्रम राहुल जी का है और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी यात्रा इस देश में कभी नहीं की गई है, 3500 किलोमीटर की। तो निश्चित तौर पर आप लोगों का भी समर्थन चाहिए और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक उनको जोड़ने के लिए हमने एक PCC का कंट्रोल रूम भी दिया है, जो जिसका नंबर है 7566630151। इसमें लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं। और रागिनी जी, ये बताना चाहूँगा कि अभी तक 300-400 लोगों के ऐसे मैसेज आ गए हैं कि हम पूरी यात्रा में रहना चाहते हैं। तो ये एक तरह से समर्थन जो मिल रहा है पूरे प्रदेश से, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। धन्यवाद। रागिनी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जी, सवाल ये है कि आपके सीनियर लीडर हैं और पूर्व राज्यपाल हैं अजीत सुरेश्वर का कहना है कि जो आपका भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर है उर्दू में नहीं है, ये एक साजिश है, उर्दू को मुसलमानों की जबान माना जा रहा है, भारत की जबान है जबकि वो, और कांग्रेस का सॉफ्ट जनरल की तरफ कदम है। और जो एडवाइजर है सोनिया गांधी, राहुल गांधी के, वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक बार मुझे को संतुष्ट करने के लिए सब किया जा रहा है। देखिए, मुझे बड़ा ही आश्चर्य है कि भारत को जोड़ने का जो प्रयास है, प्रयत्न है, उसे तोड़ने के लिए किस किस तरीके की बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और किस किस तरह के अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, तमाम भारत की मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं में, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, सब में पर्चे जारी होंगे और ज़रूर होंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जाकर जवाब दें हमारी तरफ से कि सब में पर्चे जारी होंगे। यात्रा को शुरू तो होने दीजिए। वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। अभी हमने हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया है। मुख्यतः आप देखिए, कोई भी देश के किसी भी हिस्से में प्रेस वार्ता भी हो तो सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी में होता है, तो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। उसके बाद तमाम जो मुख्य भाषाएं हैं भारत की, सब में जारी होंगे पर्चे। तो निश्चिंत रहें और भारत को जोड़ने के लिए इस यात्रा में खुद भी आएँ, इसमें सम्मिलित हो। किसी तरीके का ना तुष्टीकरण है, किसी तरीके का ना भेदभाव है, किसी तरीके की ना दुभांति है, किसी तरीके की ना उलटबासी है। और ऐसा मोदी सरकार भी ना कर पाए। अपनी नीतियों और अपने संरक्षण में इस तरीके की नफरत की और बंटवारे की राजनीति बंद हो, सरकारी संरक्षण में, यही प्रयत्न है। तो आप भी आकर हमारे साथ जुड़ें, ऐसा मेरा आपका जवाब भी है और सुझाव भी है। देखिए, ये जो मूल यात्री हैं, जो मैंने बताया राहुल गांधी जी के साथ जो 118 यात्री हैं, हम मतलब अगर आप टेक्निकल भाषा कहें तो उसे कंटेनर कहा जाता है, पर हाँ, वो एक तरीके के टेंट ही होंगे। अब वो डॉम की तरह होगा, उसमें एक एक बिस्तर होगा, पुरुष और महिला यात्रियों के लिए अलग अलग होगा। मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि मूल यात्रियों में 27% महिला यात्री हैं। और देखिए, महिला चाहे व्यवसायी हो, कामकाजी हो, राजनीति में हो, उसके ऊपर घर की भी जिम्मेदारी होती ही है, आप ये मानेंगे। फिर भी 27%। और मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि ये चयन हुआ है,
तो इससे कहीं ज़्यादा महिलाएं और आना चाहती भी थी। तो 27% महिलाएं करीब 5 महीने 5.5 महीने पूरे 3500 किलोमीटर चलने के लिए संकल्पबद्ध हैं। मैं समझती हूँ ये एक बहुत अच्छा इशारा है। तो वो साथ में रुकेंगे और जो प्रदेश यात्री हैं उनके ठहरने की व्यवस्था प्रदेश कांग्रेस कमेटी कराएगी और इसी तरह से जो अतिथि यात्री आएंगे उनके भी ठहरने की व्यवस्था प्रदेश कांग्रेस कमेटी कराएगी। हाँ, जी आप भी पूछिए, आप पूछिए फिर मैं एक साथ जवाब दूँ। देखिए, एक महिला सवाल पूछ रही हैं, ज़रा हम थोड़े संवेदनशीलता से उनके सवाल को भी गंभीरता से सुने, फिर तभी मेरे जवाब देने का भी मज़ा आएगा। जी प्लीज़। वो दे दो ना माइक। Madam, I get the crux of your question. I was anticipating this question actually, and it is a very, very valid one. So, you see, when you have to decide a route of such a massive yatra, which is going to pass through numerous states and union territories, then you have to look into various suitability factors. One of those would be the geographical locale. One of those would be the condition of the roads. Another one would be safety and security. So you're absolutely right. We were thinking on a route which would pass through Chhattisgarh, but then we would also have to pass through Bastar. There's an Naxalite situation there. There are security concerns. I'll give you another example. Our yatra is up till now up to Jammu Kashmir. We want to go inside up till Jammu. We want to go inside Kashmir, but since there is no elected government there, we would be looking at Modi ji to ensure us for safety and security. If that is not assured, then we might not be able to enter Kashmir. So there are various concerns which have to be looked into. There are various factors which have to be considered. And I'm going to tell you very frankly, and it's a very candid sort of an answer, that even till date, all the routes are not finalized. So when the yatra is going to enter Madhya Pradesh, the tentative date is 25th November. But I would say that you have to do a 2% margin of error. So 5 days before, 5 days or a week later than 25th of November might happen. And apart from that, I would also say that when a yatra is about to enter a Pradesh, 1 month prior to that date, we are going to give you a full map of what the actual route is going to be. So, आप ये मतलब आज जो दिया गया है उसमें बदलाव हो सकता है, परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है। अब आपने जो भाई साहब आपने जो सवाल पूछा, मैं इसका भी जवाब जोड़ रही हूँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपने पूछा कि क्या राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में चलेंगे? वो पूरी यात्रा में चलेंगे। वो 3500 किलोमीटर चलेंगे, वो 150 दिन चलेंगे, और ये 150 से 160 दिन भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए हमने कहा कि मध्य प्रदेश में 16 दिन यात्रा चलेगी, लेकिन अभूतपूर्व उत्साह लोगों का हो जाए, बहुत ज़्यादा लोग मिलना चाहें, बहुत सारे संगठन मिलना चाहें, तो हो सकता है 16 की जगह 20 दिन लग जाएं, और यही परिस्थिति किसी भी प्रदेश में हो सकती है। तो आज जो कार्यक्रम दिया गया है वो संभावित कार्यक्रम है। पहले जो 3 प्रदेश हैं, यानी कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इनके दिन निश्चित हैं, इनका रूट निश्चित है। उसके आगे का हम आपको जिस प्रदेश में यात्रा जाएगी उससे 15 दिन, 20 दिन, महीना पहले आपको पूरा जो एक फिक्स्ड ब्यौरा है वो आपको दे दिया जाएगा। दूसरी बात, क्या राहुल गांधी जी बीच में जाएंगे? बीच में हिमाचल का भी चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, बीच में संसद का सत्र भी आएगा। तो हाँ, राहुल जी जाएंगे, 1 दिन के लिए जाएंगे, 2 दिन के लिए जाएंगे, 3 दिन के लिए जाएंगे, और वापस आकर फिर यात्रा आगे बढ़ेगी। तो वो भी मुझे लगता है पूरा विराम तो नहीं कहूँगी, अर्ध विराम बीच बीच में लग सकता है।
वो कितने दिन का होगा, क्या होगा, ये परिस्थिति के हिसाब से तय होने वाला है। तो ये बड़े सारे सवाल हैं जिनका बीतते समय के साथ आपको उत्तर मिलता जाएगा। देखिए, संगठन की तरफ से सुरक्षा रहेगी, और हमारे तो जो सेवा दल के साथी हैं, मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कहती हूँ कि वो इतने पूरे तरीके से अनुशासन में चलने वाले डिसिप्लिन्ड काडर है हमारा, कि वो ज़्यादातर जो कांग्रेस के कार्यक्रम होते हैं उसमें भीड़ को संचालित करने का काम, सुरक्षा देने का काम सेवा दल करता है। लेकिन हम जिन प्रदेशों से जा रहे हैं उनमें सिर्फ राजस्थान में हमारी सरकार है, और ऐसे में ये कहा जाए कि सरकारें सुरक्षा नहीं देंगी। पहले एसपीजी तो आप हटा ही चुके हैं, एसपीजी प्रोटेक्टी लोगों से। आज भी प्रोटेक्टेड कैटेगरी जो है देश में, मैं सिर्फ गांधी परिवार की बात नहीं कर रही हूँ, तमाम और ऐसा वर्ग है। अगर आप ये कहें कि सरकार सुरक्षा नहीं देगी, अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो मोदी जी सुरक्षा नहीं देंगे, तो मैं फिर वही कहूंगी कि ये भी संघीय ढांचे पर प्रहार है, ये दुभाती है। और हमने देखा कि केजरीवाल ने पंजाब में जिस तरह से सुरक्षा हटाई, उसके बाद क्या परिणाम हुआ, सिद्धू मूसावाला को किस तरीके से मारा गया, राजीव गांधी जी की सुरक्षा हटाई गई। राहुल जी श्री पेरम्बदूर से ये यात्रा शुरू करेंगे, पर वो सुरक्षा हटाने के कारण क्या परिणाम निकला, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर मोदी जी इस जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं या प्रदेश सरकारें बचना चाहती हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारे लोकतंत्र में अब इसकी और कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें एक मिनट हेलो चालू युवा कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है और दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो गई है, वो श्रीनिवास जी ने कर दी है। पूरी खबर बताएं। अब देखिए, लीटर में तोलें या किलो में तोलें, आटे दाल का भाव तो जनता को पता ही है ना। वो जैसे ही लीटर बोला उसके बाद किलो भी बोल दिया उन्होंने। पर मुझे लगता है कल प्रेस वार्ता की भाजपा ने और कहा कि राहुल जी कुछ नहीं जानते हैं। तो हाँ ठीक है, मोदी जी सब कुछ जानते हैं। मोदी जी जानते हैं कि किस तरह से एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली जाती है। मोदी जी जानते हैं कि किस तरह से बादल रडार से बचा लेते हैं। मोदी जी जानते हैं कि किस तरह से 10 लाख का सूट पहनकर अपने आप को फकीर कहा जाता है। मोदी जी जानते हैं ये सारे कि पकौड़े, नाले की गैस पे पकौड़े कैसे तले जाते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मोदी जी जानते हैं। हम तो मान रहे हैं कि मोदी जी जानते हैं, और मोदी जी की जानकारी में ही देश का ये हाल हो रहा है। आज सूरत हाल देश का क्या है सबको मालूम है। तो जो मूल भावना है उसको खंडित करके आप टेलीप्रॉम्प्टर पर से पढ़ते हुए भी इतनी गलतियां करते हैं बोलते हुए, लेकिन अगर मुंह जबान फिसल जाए तो आप उसको इतना बड़ा मुद्दा बना लेंगे। और मैं समझती हूँ कि जबान का फिसलना नियत के फिसलने से तो बहुत बेहतर है। और मोदी जी की नियत फिसली हुई है अपने उद्योगपति मित्रों के लिए। इसीलिए मैंने जो आपको इतनी सारी बातें गिनाई ना, कि आम जनता जो है वो फटेहाल है। आज एक मिनट, आज उसकी थाली से खाना गायब हो गया, उसकी जेब से पैसा गायब हो गया, उसके सिलेंडर से गैस गायब हो गई, उसके दुपहिया तिपहिया वाहन से आज पेट्रोल डीजल गायब हो गया। ये मोदी जी की नियत फिसलने के कारण है। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि अगर कोई एक नेता है जो कहता है कि मोदी जी मैं आपसे नहीं डरता, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता, मैंने भारत माँ का एक पैसा नहीं लिया है। कोई नेता है जो संसद में ट्रैक्टर चला के ले जाता है किसानों के लिए, जो खड़ा हो जाता है झुग्गी झोपड़ी बचाने के लिए दिल्ली के वसंत कुंज में, जो महिला का बलात्कार होने पर हाथरस तक पैदल चल के जाता है। अगर कोई एक नेता है जो चुनौती दे रहा है मोदी सरकार को और उनके निरंकुश शासन को, तो वो राहुल गांधी है, और मुझे इस बात का गर्व है। एक इन्फॉर्मेशन मेरे को और देना, आप दे दीजिए। एक मिनट, भारत जोड़ो यात्रा पे एक इन्फॉर्मेशन और देना था। भारत जोड़ो जब 7 तारीख को राहुल जी का कार्यक्रम शुरू होगा वहाँ, तो उसके बाद मध्य प्रदेश में पूरे देश में आ जाएगा। 4 बजे से 5 बजे तक सरदार प्रार्थना सभाएं होंगी। जब मध्य प्रदेश की बात करें तो जिले के अंदर, ब्लॉकों के अंदर, और उसके बाद 5 बजे जब वहाँ का कार्यक्रम प्रसारित होगा तो वो उन्हीं क्षेत्रों में वो स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। और 8 तारीख को पदयात्राएं हर जिले और ब्लॉक में पूरे मध्य प्रदेश में होगी। इस तरह के निर्देश भी पूरे मध्य प्रदेश में दिए गए हैं। तो ये कार्यक्रम उनके साथ ही पैरेलल चलेगा। उसके बाद भी पदयात्राएं लगातार
चलती रहेंगी जब तक उनकी यात्रा यहाँ आती, उसके बीच में भी पद यात्राएं चलती रहेंगी। लेकिन जब बीजेपी के नेताओं की दीवार फिसलती है तो कांग्रेस को इतनी हमलावर नहीं होती है, जैसा कल देखा गया कि राहुल गांधी ने लीडर बोला तो बन गया, लेकिन एक सीएम बोल रहे हैं कि हम शिक्षक के सिर पे पैर रखते हैं गुरु के, लेकिन वहाँ नहीं होता था। तो आप इस यात्रा के दौरान ऐसा मतलब संगठन क्या करेगा कि ऐसी चीजों से बचाया जाए? अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले तो मैं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं इस पे कहूंगी कि जाकी रही भावना जैसी। अब आप मन से कैसे हैं वैसे ही दूसरे को समझते हैं। तो भाई जो नकारात्मक मुद्दों पर, बातों पर, नीतियों पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो दूसरे में भी वैसी चीज़ें ढूंढते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जब जबान फिसलती है और कांग्रेस के नेताओं के मुंह से अगर कोई गलत शब्द निकल जाता है तो उसमें अलग अलग तरीके का ये रुझान क्यों आता है, आप इस तरीके की बात पूछना चाहते हैं। तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अंग्रेजी में एक कहावत सुनी है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये मानती है कि जो आप कर रहे हैं वो आपके कहने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कथनी करनी से ज़्यादा वजन रखती है, और हम करनी के ऊपर तोड़ रहे हैं। मैंने आपको जितना तथ्य बताए अभी आज की प्रेस वार्ता में, वो सारे मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण, मोदी सरकार की जुमलानॉमिक्स के कारण हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार जो है वो आउटकम से ज़्यादा ऑप्टिक्स पर, सुनिए ना, यानी कि नतीजों से ज़्यादा नज़ारों पर ध्यान रखती है, और इसीलिए वो दूसरों ने क्या कहा इसको ज़्यादा टटोलते हैं बजाय इसके कि दूसरे कर क्या रहे हैं। कांग्रेस इतनी हमलावर नहीं हो पाती है, बीजेपी जरा से मुद्दे को भुना लेती है। क्या आईटी सेल जो है कांग्रेस का अभी भी बीजेपी के मुकाबले इतना सख्त नहीं है कि उन मुद्दों को उठा सके? मेरा सवाल ये है। देखिए कल से लेकर आज तक अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे, हाँ, अगर आप ट्विटर उठाकर देखेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आपको महंगाई पर हल्ला बोल रैली और भारत जोड़ो यात्रा के अलावा ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ, कोशिश ज़रूर उन्होंने की, लेकिन पलटवार कांग्रेस की तरफ से बहुत अच्छा हुआ। और मैं तो मध्य प्रदेश की मीडिया टीम को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने अपने ही सवाल में जो जवाब दिया आज शिवराज सिंह चौहान के वक्तव्य को लेकर, कि उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गुरु के सर पे पैर रखता था। आज शिक्षक दिवस है और ये गुरु के सर पे पैर रखने वाले जो मामा जी का भांडाफोड़ मध्य प्रदेश की मीडिया टीम ने किया है, मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही अच्छा है। और जिस तरीके से मैंने मोदी जी के भी बहुत सारे ये आपको प्रकरण बताए, वैसा कल से वार पर उलटवार चल रहा है। और फिर भी मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीचे स्तर पर गिरकर नकारात्मक राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी, नेहरू गांधी की विचारधारा पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी उस निम्न स्तर पर जाकर राजनीति नहीं कर सकती और ना करेगी। मैम, आप लोगों के लिए अच्छा है तो स्लिप ऑफ टंग की वजह से कल देश भर में महंगाई को लेकर चर्चा नहीं। माय क्वेश्चन इज डिफरेंट एक्चुअली। यू नो दैट कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो यात्रा सीम्स टू बी अ काइंड ऑफ ambitious perspective. I'm sorry, what prospectus? Ambitious. Okay. How we can digest as being the political party, one of the biggest political parties, that we don't have any political vote behind this Bharat Jodo Yatra. Isn't it a bit early, maybe planned during the election? See, all that a political party does, all the responsibility it has in a political system, I think are not just bound to the election system but also to the electorate, that is the people of the country. And that's what the constitution also says, we the people of India, right? So the first responsibility is towards the people of India, and that is why I talked about all the factors which are responsible in dividing India into various sectors, and which and this entire policy is being protected or rather sponsored by the Modi government. All right, so we are not looking into electoral gains through this particular पदयात्रा। और मैं आपको इसका एक उदाहरण भी देती हूँ, एक मिनट प्लीज जरा सुने ये बात, कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 150 नागरिक संगठनों ने राहुल गांधी जी से बातचीत की और उस दौरान ये सवाल पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा आपके लिए क्या है। तो उन्होंने कहा, देखिए भारत में ना, भारत का जो नागरिक है, भारत का जो कि जनतंत्र की जो जनता है, वो मूल रूप से बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत धार्मिक है, बहुत आस्थावान है। और हमारे यहाँ दो पद्धति होती हैं, एक पूजा और एक तपस्या। और मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसे एक तपस्या के रूप में देखना चाहिए।
मुझे लगता है वही आपके सवाल का जवाब है कि राजनीतिक नफे नुकसान की कसौटी पर हर काम को मत तौलिए। हो सकता है इस यात्रा का राजनीतिक फायदा कांग्रेस को मिले भी, मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूं, लेकिन आज भारत जो विभाजित है उसको जोड़ना मुझे लगता है कि देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान को बचाने के लिए और कहीं ना कहीं देश के आम नागरिक के अधिकारों को बचाने के लिए जरूरी है, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है।